संसद से लेकर शेयर मार्केट तक सभी जगह सिर्फ अदानी और हिंडनबर्ग की चर्चा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक नए नए जानकार इस पर ज्ञान की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। अदानी और शेयर बाजार के नए नए ज्ञानी सच्चाई कम और सनसनी ज्यादा फैला रहे हैं। इसलिए आज हम आपको अदानी और हिंडनबर्ग का पूरा सच बताने जा रहे हैं, क्योंकि सवाल आपके पसीने की कमाई और देश की अर्थव्यवस्था का है कि आखिर कैसे एक रिपोर्ट से अदानी ग्रुप के अब तक 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। पूरी रिसर्च के साथ आज इसकी हम पड़ताल करने जा रहे हैं, पूरा सच। इसके अलावा कट्टरपंथियों के चक्कर में भले ही पाकिस्तान कंगाल और बर्बाद हो चुका है, लेकिन वहां के कट्टरपंथी अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब उनके निशाने पर मस्जिदें हैं। पाकिस्तान में मस्जिदों पर अटैक हो रहे हैं। आज आपको कराची के अहमदिया मस्जिद की तस्वीरें दिखाएंगे, जिस पर यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। कट्टरता का हथौड़ा चला है पाकिस्तान में। इन तस्वीरों को देखकर आप भी यही कहेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसके अलावा क्या भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं? संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान पर विवाद शुरू हो गया है। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है, और अब होसबोले कह रहे हैं कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं। इन दोनों बातों में कितना दम, इसको डिकोड करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर आपको पता होना चाहिए। दुनिया के ताकतवर और दिग्गज नेताओं को पछाड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। नंबर 1 मोदी। आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नंबर 1 और शिखर तक पहुंचने की पूरी कहानी और पूरी खबर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। देश नहीं झुकने देंगे में यह आज की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं। आज से 411 साल पहले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 411 साल पहले दुनिया के पहले आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, जो नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में खोला गया था। तब पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी कंपनी ने बाजार से पैसा लेने के लिए अपने शेयर्स निवेशकों को बेचने शुरू किए थे 411 साल पहले, और फिर मुनाफा होने पर निवेशकों को डिविडेंड यानी कि मुनाफे का एक हिस्सा भी दिया था। इस कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 411 साल पहले, अब जिसे एशियाई देशों के साथ और खासकर भारत के साथ व्यापार करने के लिए खड़ा किया गया था। यानी कि दुनिया के पहले आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज की वजह वो कंपनी बनी जिसका इरादा उस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के साथ व्यापार करने का था। तब उस वक्त पूरी दुनिया की नजर भारत पर हुआ करती थी, क्योंकि दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 22 से 24% थी। आज यह हिस्सेदारी 3.5% के आसपास है। लेकिन एक बार फिर पूरी दुनिया की नजर भारत पर है, और एक बार फिर इसके केंद्र में स्टॉक एक्सचेंज है। सरल भाषा में इसको समझाएंगे हम आपको। इसको शेयर मार्केट कहते हैं, आप सभी जानते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट। आज क्या हुआ है कि आज देश के आम आदमी से लेकर विपक्ष के नेता तक और सेंसेक्स से लेकर संसद तक शेयर मार्केट पर चर्चा हो रही है। आप लोग भी घरों में, ड्राइंग रूम में इस वक्त भी आप इसी की बात कर रहे होंगे कि हो क्या रहा है। क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट ने, एक विदेशी रिपोर्ट ने देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक अदानी समूह के शेयर्स को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। यह रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिसर्च ने जारी की है। आपको पता होना चाहिए, हिंडनबर्ग अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी, अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग का काम करती है। अब देखिए शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, क्योंकि इसको कहा जा रहा है, खबर बहुत टेक्निकल है, शायद समझ में ना आए। अभी आप जो देखने जा रहे हैं बहुत ही आम भाषा में, सरल भाषा में आपको बताएंगे। ये हिंडनबर्ग कंपनी शॉर्ट सेलिंग का काम करती है। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि हिंडनबर्ग की रिसर्च में ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में कि इसके आने के बाद एक हफ्ते के अंदर अडानी समूह के शेयर औसतन 42% तक गिर गए हैं। 42। अब हिंडनबर्ग जो है एक एयरशिप था। मैं आपको हिंडनबर्ग, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो हिंडनबर्ग इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं आपको ये जो आप देख रहे हैं ना गुब्बारा, ये क्या है, मैं इसकी पूरी कहानी आपको बताता हूं। हिंडनबर्ग, ये नाम आप लगातार सुन रहे हैं। हिंडनबर्ग दरअसल इसी तरह का एक एयरशिप था जिसका निर्माण 1931 में जर्मनी में किया गया था, और इसका आकार बोइंग 747 था। ये हिंडनबर्ग, ये बोइंग 747 जैसे विमान से 3 गुना ज्यादा
और टाइटैनिक जहाज से सिर्फ 80 फीट कम था। टाइटैनिक जहाज से इतना बड़ा यह था। हुआ यह कि मार्च 1936 में जब इसने उड़ान भरनी शुरू की तो कई लोगों ने आग्रह किया कि इसका आकार जरूरत से ज्यादा बड़ा है, यह हादसे का शिकार हो सकता है। लेकिन इन शिकायतों को नहीं सुना गया और उड़ान शुरू करने के 14 महीने के अंदर ही 6 मई 1937 को हिंडनबर्ग ये एयरशिप हिंडनबर्ग अमेरिका के न्यू जर्सी के ऊपर फट गया। हाइड्रोजन से भरे इस हिंडनबर्ग एयरशिप में आग लग गई थी। इस हादसे में सवार इसमें सभी 36 लोगों की मौत हो गई थी। 2017 में नेथन एंडरसन ने इसी के नाम पर अपनी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की स्थापना की। पहले मैं आपको कहानी बता रहा हूं। हिंडनबर्ग जो नाम आप लगातार सुन रहे हैं वो दरअसल इस एयरशिप के नाम पर पड़ा है जो फट गया था, ब्लास्ट हुआ था, 36 लोगों की मौत हो गई थी। हिंडनबर्ग इस एयरशिप के नाम पर पड़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी 106 पन्नों की रिपोर्ट में अडानी समूह से कुल मिलाकर 88 सवाल पूछे, 88। लेकिन इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा आरोप अडानी ग्रुप पर लगाया गया है वो यह कि इस समूह ने स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन करके शेयर्स की कीमत बढ़ाई और यह सब टैक्स हेवन देशों में शेल कंपनीज के जरिए किया गया। टैक्स हेवन देश, ये आपको नहीं पता होगा। देखिए, टैक्स हेवन देश वो देश होते हैं जहां कंपनियों को या तो कोई टैक्स ही नहीं देना होता या फिर नाम मात्र का टैक्स देना होता है। और शेल कंपनियों का वो मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो सिर्फ दिखावे के लिए बनाई जाती है। और ये सब कैसे होता है और हिंडनबर्ग के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले समझ लीजिए कि पिछले 2 दिनों से विपक्ष की राजनीति किस तरह से, ये जो खबर है पूरी तरह से इस खबर पर केंद्रित हो गई है। कैसे इसके राजनीतिक मायने भी समझिए कि ये सिर्फ सेंसेक्स से जुड़ी खबर नहीं है, ये सेंसेक्स सियासत का भी हाय है। कैसे जिस विपक्ष को राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक साथ नहीं ला पाए, एक मंच पर एकजुट विपक्ष को नहीं कर पाई भारत जोड़ो यात्रा, वो विपक्ष आज अडानी समूह पर लगे इन आरोपों के नाम पर एकजुट हो गया। पूरी एकजुटता। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह की है जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस की तरफ से 23 पार्टियों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन इसमें से सिर्फ 8 पार्टियां शामिल हुई। भारत जोड़ो यात्रा नहीं जोड़ पाई विपक्ष को। लेकिन आज जब संसद भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी समूह पर लगे आरोपों को चर्चा करने के लिए अन्य विपक्ष पार्टियों को अपने कमरे में बुलाया तो 16 विपक्षी पार्टियों के सांसद उनसे मिलने पहुंच गए। इनमें समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, जेडीयू, शिवसेना, कांग्रेस, सारे मतभेद भुलाकर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया। जबकि इनमें से ज्यादातर पार्टियों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। लेकिन अडानी के खिलाफ देश का पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। यानी कि विपक्ष को जोड़ने का काम राहुल गांधी की यात्रा नहीं कर पाई, ममता नहीं कर पाई, केसीआर नहीं कर पाए, केजरीवाल नहीं कर पाए, वो काम अडानी समूह पर लगे आरोपों ने और एक विदेशी रिपोर्ट ने कर दिया। और इसकी वजह यह है कि अब पूरा का पूरा विपक्ष इस खबर के बहाने यह आरोप लगा रहा है कि गौतम अडानी को, जो आरोप है मैं आपको बता रहा हूं, गौतम अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबी का फायदा मिला और इसी वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी होने की वजह से गौतम अडानी का साम्राज्य इतना बड़ा हुआ। यह आरोप है विपक्ष का। खैर, विपक्ष की इस मुद्दे पर 3 अहम मांगे हैं, पता होना चाहिए। पहला, विपक्ष यह मांग कर रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराए, इसकी जांच संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी को सौंपी जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए किसी पैनल से इसकी पूरी जांच हो, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की और अडानी पर लगे आरोपों की। इन्हीं 3 मांगों के साथ विपक्ष 2 दिन से संसद में हंगामा कर रहा है और इस वजह से कल की तरह आज भी संसद के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से। कुल मिलाकर इस खबर पर देश अब 2 हिस्सों में बंट गया है। देखिए, एक पक्ष, दोनों पक्ष आपको बताना जरूरी है। देश इस वक्त 2 हिस्सों में बटा हुआ है, 2 वर्ग है। एक वर्ग वो है जो ये कह रहे हैं कि भाई, पहले आपको सुना देते हैं, पूरा बयान आपको सुना देते, फिर हम आगे बढ़ेंगे। विपक्ष क्या कह रहा है? लोगों का पैसा LIC में है,
एक इसको बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी लेते हैं, बच्चों के पढ़ाई के साथ और लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है। और दूसरी तरफ जो बैंक है, SBI बैंक हो और दूसरे नेशनलाइज बैंक्स हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैंने आपको बताया कुल मिलाकर इस खबर पर देश जो है वो दो हिस्सों में बट गया है। एक हिस्से में वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई ये दरअसल अडानी बाणा है, मोदी निशाना है। एक वर्ग है जो ये मान रहा है कि ये ब्रांड इंडिया पर चोट है, अडानी बहाना मोदी निशाना। एक वर्ग है जो कह रहा है कि ब्रांड इंडिया पर चोट है। एक वर्ग है जो कह रहा है कि विदेशी रिपोर्ट पर हम इतना आंख बंद करके क्यों भरोसा कर रहे हैं, सेबी RBI की जांच का हमें इंतजार करना चाहिए, सरकार का कोई रोल नहीं है। और ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष वो है जिनका ये आरोप है कि ये सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है और ये घोटाला सरकार के संरक्षण में हुआ, जनता की जमा पूंजी संकट में है, सरकार चर्चा से बच रही है और मोदी से करीबी का फायदा मिला अडानी को। ये दो पक्ष हैं। इस मुद्दे पर इन्हीं दो पक्षों की राय भी आपको सुननी चाहिए। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर वो JPC या कोई डिमांड कर रहे हैं? JPC में हमारा काम, सरकार का कोई नहीं। मार्केट में जिस तरह की हलचल मची है, आज हिंदुस्तान के ये बड़ा हिस्सा के लोग ये स्टॉक मार्केट में अपना कारोबार के लिए, रोजगार के लिए पैसा भी निवेश करते हैं, तो ये बड़ा मुद्दा धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये मांग रखे थे सरकार के सामने कि एक काम कीजिए, JPC बना दीजिए, सब पार्टी के लोग ये JPC में शामिल रहेगी और विस्तार से चर्चा होगा सदन के अंदर, कोई जरूरत नहीं है बाहर से ही। और शेयर बाजार में मची हलचल के मुद्दे पर आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बजट के बाद नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि भारत में अच्छे शासन वाली स्थिर सरकार है और भारत का वित्तीय बाजार अच्छी तरह से रेगुलेटेड है। ये इस विवाद पर पहली प्रतिक्रिया वित्त मंत्री की, सुन लीजिए एक बार। Global investors as well, as a knee-jerk reaction, seem to have pulled out some money in the last couple of days. Some have put, fresh investments on hold. What would your message be to the global investors? India remains, as before, an absolutely well-governed, stable government and also very well, regulated financial market. And as a result, I think the investor confidence which existed before shall continue even now. Our regulators are normally very, very stringent about certain governance practices, and therefore they should, one instance, however much talked about globally it may be, I would think is not going to be indicative of how well Indian financial markets are governed. So many lessons have been learned over the decades, and therefore I think our regulators have kept our market well in prime and prim condition. आपने सुना, हमारे रेगुलेटर नियमों को लेकर काफी सख्त हैं। ये पहली प्रतिक्रिया इस पूरे विवाद को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। शायद इसी भरोसा का नतीजा कि आज क्या हुआ, सेंसेक्स 900 पॉइंट्स और निफ्टी 240 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। लेकिन आरोपों को घेरे में आए अडानी समूह को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, तब से लेकर अब तक कितना नुकसान हुआ है अडानी समूह को? 9 लाख करोड़ रुपए से 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है इस रिपोर्ट की वजह से। और यानी कि इन आरोपों की वजह से गौतम अडानी के नेतृत्व में चलने वाली इस समूह को हर दिन 1 लाख करोड़ पर डे, हर दिन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
और इस नुकसान के केंद्र में है अडानी ग्रुप के शेयर्स के ओवर वैल्यूड होने का आरोप। अब मैं आपको एक एक करके आरोप बताऊंगा इस रिपोर्ट में है क्या। पहला आरोप है शेयर्स के ओवर वैल्यूड होने का। देखिए होता क्या कि किसी कंपनी के शेयर को ओवर वैल्यूड तब माना जाता है जब शेयर में वो अपनी वास्तविक कीमत से ज्यादा भाव पर बिक जाता है या बिक रहा होता है। इसे ऐसे समझिए कि किसी शेयर की वास्तविक कीमत 100 रुपए है, लेकिन बाजार में वो 110, 120 या 150 रुपए की कीमत पर बिक रहा है। कोई भी शेयर मतलब ओवर वैल्यूड बिक रहा है। कोई भी शेयर अपनी असली कीमत से ज्यादा तब बिकता है जब उसकी डिमांड ज्यादा होती है, मतलब डिमांड ज्यादा है, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, और सप्लाई कम है, शेयर्स कम पड़ रहे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ओवर वैल्यूड हो जाता है। मतलब उदाहरण के तौर पर आप इसको एक एग्जांपल चलिए मैं आपको देता हूं कि अब 1 किलो प्याज बाजार में 25 से 30 रुपए किलो में के रेट पर मिल जाता है, लेकिन जब प्याज की सप्लाई कम हो जाती है, आप जानते हैं ना, तो फिर क्या होता है, मतलब सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा होने की वजह से उसे आप फिर बढ़ जाता है, ओवर वैल्यू हो जाता है, 50, 60 या कभी कभी 80 रुपए किलो के हिसाब से प्याज मिलने लग जाता है। ओवर वैल्यूड हो जाता है जब डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। कभी कभी ऐसा होता भी है कि प्याज की सप्लाई कम नहीं होती, जमाखोरी करके प्याज की सप्लाई को कम कर दिया जाता है और डिमांड बढ़ाई जाती है। यह जमाखोरी अनैतिक है। ऐसा ही स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियों के शेयर्स के मामले में भी होता है। हम ये नहीं कह रहे इस केस में ऐसा हुआ है, आरोप ये है ऐसा होता है। होता क्या है कि जब इन शेयर्स की सप्लाई कम होती है और डिमांड बहुत ज्यादा लोग खरीदने वाले हैं, तो होता यह कि अपनी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, वास्तविक कीमत से ये ज्यादा पर बिकने लगते हैं, ओवर वैल्यू हो जाते हैं। लेकिन ये हेराफेरी या मैनिपुलेशन नहीं है। इसमें हेराफेरी कब होती है मैं आपको बताता हूं। हेराफेरी तब होती है जब डिमांड को कृत्रिम तरीके से, अननेचुरल तरीके से, फर्जी तरीके से बढ़ाया जाता है। कंपनियां अपने शेयर्स की डिमांड बढ़ाने के लिए मतलब अपनी दूसरी कंपनियों के जरिए ये शेयर खरीद लेती हैं। इससे क्या होता है, आम लोगों के बीच मैसेज जाता है कि भाई फलां शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है। होता है कंपनी अपनी दूसरी कंपनी से शेयर खरीदती है, तो फिर लोग उस शेयर को खरीदने लगते हैं। स्टॉक मैनिपुलेशन इसे ही कहते हैं, मैनिपुलेट किया जाता है स्टॉक्स को। हिंडनबर्ग ने भी अडानी समूह पर इसी तरह से स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च में, अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर कुल $200 बिलियन यानी कि 17,80,000 करोड़, 17,80,000 करोड़ के स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अडानी समूह की 7 में से 5 कंपनियां कर्ज में हैं, यानी कि इन कंपनियों की लेनदारी कम है और देनदारी ज्यादा है। 7 में से 5, ये आरोप है हिंडनबर्ग का रिपोर्ट में। इसके अलावा इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर और भी कई आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों पर अडानी समूह ने जो भी जवाब दिया है, इस रिपोर्ट को भारत पर हमला बताया है अडानी समूह ने। अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का जवाब जारी करते हुए 5 बड़ी बातें कही है। पूरी खबर आप समझ जाएंगे। उन्होंने कहा है, पहली, इस रिपोर्ट के आंकड़े और आरोप बेबुनियाद है, निराधार है, बेसलेस है। दूसरी, 2 साल की गहन रिसर्च के साथ जिस रिसर्च को तैयार किए जाने का दावा हिंडनबर्ग कर रहा है, उसमें कई गई ज्यादातर बातों को अडानी समूह 2015 के बाद से कई दस्तावेजों के जरिए खुद सार्वजनिक कर चुका है, क्लियर कर चुका है 2015। तीसरा, अडानी समूह ने क्या कहा कि अडानी समूह अपनी 9 लिस्टेड कंपनियों में से 8 की ऑडिटिंग बड़े ऑडिटर्स से कराता है और आने वाले समय में टोटल गैस जैसी कंपनियों का ऑडिट इन्हीं कंपनियों से कराया जाएगा। चौथी बात, शेयर को गिरवी रखकर कर्ज लेने की बात झूठी है। और 5वीं बात, अडानी समूह ने कहा है कि अडानी समूह की लिस्टेड कंपनियों ने अपनी आय के ब्यौरे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है और ना ही इन कंपनियों की बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ है। दोनों पक्ष मैंने आपको बता दिए कि आरोप क्या है और अडानी समूह का क्या पक्ष है। अडानी समूह ने हाल ही में अपना एक एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ जारी किया था, आप सबको पता होगा, वापस ले लिया गया। एफपीओ के जरिए कोई कंपनी नए अतिरिक्त शेयर जारी करती है। ये शेयर अक्सर कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से जारी किए जाते हैं और इसका उद्देश्य होता है कि बाजार से पैसा उठाना होता है। एफपीओ जारी किया जाता है बाजार से पैसा उठाने के लिए। अडानी समूह को इस एफपीओ के जरिए शेयर बाजार से 20,000 करोड़ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सारे विवाद के बीच अडानी समूह ने एफपीओ वापस लेने और निवेशकों का सारा पैसा वापस लौटाने का फैसला किया।
after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct. और इन सब के बावजूद फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में गौतम अडानी अब हो गया है कि 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं और ये सब सिर्फ 10 दिनों के अंदर हो गया है। विपक्ष ये कहकर भी इसे मुद्दा बना रहा है कि LIC और SBI, फैक्ट जान लीजिए, LIC और SBI की अडानी समूह की कई कंपनियों में हिस्सेदारी है। इससे LIC और SBI में लगे आम लोगों की खून पसीने की कमाई संकट में आ गई है। लेकिन सच ये भी आपको पता होना चाहिए कि अडानी समूह की कंपनियों में LIC का एक्सपोजर 1% है, सिर्फ 1% है। यानी कि LIC ने अपने कुल धन का सिर्फ 1% हिस्सा अडानी समूह की कंपनियों में लगाया है, जबकि SBI ने कहा है कि उसका अडानी ग्रुप की कंपनियों में एक्सपोजर सिर्फ 0.88% है, 1% भी नहीं है, उससे भी कम है। और ये पक्ष दोनों का आना इसलिए जरूरी था। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।